ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, का निधन 19 जनवरी 1990 को पुणे में हुआ। शव को साक्षात उनकी पुणे स्थित आश्रम में ही अंतिम संस्कार के बाद ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के रूप में विकसित कर दिया गया। उस समय कोई स्पष्ट वसीयत सामने नहीं आई और यह भी चर्चा में था कि ओशो ने खुद कहीं यह नहीं कहा था कि उन्हें किसी उत्तराधिकारी की जरूरत है। लगभग 23 वर्ष बाद सितंबर 2013 में अचानक एक वसीयत सामने आई। इसके अनुसार ये दस्तावेज 16 जून 1989 का था और इसमें ओशो ने अपनी सारी संपत्ति और प्रकाशन अधिकार नियो संन्यास इंटरनेशनल फाउंडेशन, एक स्विस ट्रस्ट को सौंपने की बात की, जिसका भारत में संचालन ज्यूरिख स्थित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा किया जाता था। लेकिन इसी वसीयत की वैधता पर सवाल उठाए गए। एक गुट यानी योगेश ठक्कर और अन्य ने दावा किया कि यह वसीयत फर्जी है। उन्होंने अदालत में चुनौती भी दी और कहा कि उनकी किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आदत नहीं थी बदलने की। साथ ही पूछा कि अगर वसीयत उनके पास 23 वर्ष से थी तो उन्होंने उसे छिपाया क्यों रखा। इस पूरे विवाद के बाद कोर्ट में मामला सब जुडिस हो गया और वसीयत की लीगल वैधता, दस्तावेज की प्रामाणिकता और स्विस ट्रस्ट के दावे ऑल पर लड़ाई जारी हो गई। स्विस आधारित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन OIF को ओशो की सारी बौद्धिक संपदाएं यानी कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आदि और ओशो आश्रम की संपत्तियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट दिसंबर 2023 में उल्लेख है कि OIF के पास पूरे पुणे, खासकर कोरेगांव पार्क क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ जमीन है, जिनमें से कुछ संपत्तियां तो ओशो के जीवन काल में खरीदी गई थी और कुछ उनके निधन के बाद। हाल ही में OIF ने अपनी संपत्ति में 2 प्रीमियम प्लॉट यानी करीब 2.4 एकड़ बेचने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी कीमत अनुमानित 107 करोड़ रुपए बताई गई। इन दोनों प्लॉट्स को पुणे के जमाने के मशहूर उद्योगपति राजीव बजाज को बेचे जाने का प्रस्ताव था। लेकिन इस प्रस्ताव पर भारत में एक बागी स्वामी गुट ने तीव्र विरोध जताया। उनका कहना था कि ये भूमि ओशो भक्तों की साझा विरासत है। इसका व्यावसायिक उपयोग, खासकर विदेशी संचालन द्वारा, ओशो की आत्मा का अपमान जैसा है। इसी बीच मुंबई के चैरिटी कमिश्नर कार्यालय ने इस बिक्री को रोक दिया। OIF को उस 50 करोड़ एडवांस को वापस लौटाने का आदेश दिया और 2005 से बैंकिंग और लेखांकन प्रवृत्तियों की जांच का निर्देश दिया गया। OIF ने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें अप्रैल 2025 में अस्वीकार मिली। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुनवाई 22 जुलाई को हुई। यहां भी कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। सिर्फ जमीन ही नहीं, ओशो की बौद्धिक संपदा जैसे उनके भाषणों के पब्लिशिंग अधिकार, ऑथरशिप, कॉपीराइट, चित्र, सिग्नेचर आदि का प्रबंधन भी OIF और उससे जुड़े स्विस ट्रस्ट के पास है। इन अधिकारों के मूल्य को लेकर योगेश ठक्कर जैसे प्रतिद्वंदियों ने दावा किया कि इनके मूल्य जमीन और बौद्धिक अधिकार मिलाकर लगभग 2200 करोड़ रुपए से अधिक हैं। लेकिन OIF के प्रतिनिधि मां अमृत साधना ने इसे कल्पित संख्याएं बताते हुए खारिज किया। उनका कहना था कि ओशो की निजी संपत्तियां तो तोहफे खरीदा थीं, जिनकी मूल्यांकन संभव नहीं। अंततः ओशो की मृत्यु के बाद कोई तत्काल वसीयत नहीं मिली, लेकिन बाद में एक वसीयत सामने आई जिसे कई लोग फर्जी मानते हैं। OIF स्विट्जरलैंड आधारित ट्रस्ट आश्रम और अधिकारों पर नियंत्रण रखता है। जमीन और बौद्धिक संपदा की बिक्री को लेकर विवाद है। स्थानीय स्वामी गुट तीव्र विरोध कर रहा है और चैरिटी कमिश्नर और उच्च न्यायालय ने फिलहाल OIF के प्रस्ताव को रोक रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संपत्ति की कुल समग्र वैल्यू करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। हालांकि OIF ने इसे मानने योग्य नहीं माना है। ये थी ओशो की अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा के बाद उनकी विरासत से जुड़ी संपत्ति और अधिकारों की कहानी, वसीयत का रहस्य, ट्रस्ट नियंत्रण, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाद और कानूनी लड़ाइयाँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में।